हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसी सीरीज में विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू मे ओनली सक्सीड इफ़ यू डिज़ायर टू सक्सीड। यानी कि आप तभी सक्सेसफुल होंगे जब आपके अंदर इतनी इच्छा होगी, इतनी ज़्यादा दृढ़ निश्चय होगा ना कि नहीं, मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। जो ज़िद आपकी इतनी बड़ी होगी कि मुझे चाहे जो मर्जी हो जाए पर मुझे इस चीज़ में जीत हासिल करनी ही है, ठीक है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर ज़िद होगी, जब आपके अंदर दृढ़ निश्चय होगा, तब आपके लिए कोई भी जो इफ्स एंड बट्स हैं वो वैलिड नहीं रह जाएंगे, कोई भी किंतु परंतु काम नहीं आएगा उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन you may only fail if you do not mind failing। और आप हारते कब है? जब आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप हार गए, तो आपको कोई बुरा नहीं लग रहा, दुख नहीं हो रहा, तब आप हारना शुरू करते हैं, ठीक है। जब आपको बुरा लग रहा है कि यार मैं हार जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा, तब आपको बुरा लग रहा है, तो आप उतनी ही अथक मेहनत करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, ठीक है, सक्सेसफुल होने का। और जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे सक्सेसफुल होने का, उतना ही आप सक्सेस के और करीब 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 होते चले जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया, 10 दिन आराम कर लिए, निरंतर चलने वाला, निरंतर करने वाला प्रयास है, अथक मेहनत चाहिए, ठीक है। तब कब तक? जब तक सक्सेस आपके हाथ में ना हो तब तक, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ समय है स्ट्रगल का, इसको अगर आपने कोप कर लिया तो आगे की लाइफ बहुत इजी होने वाली है, ठीक है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है जब नाम अपना लिस्ट में देखने को मिलता है और घर पे कार्ड, एडमिट कार्ड आता है, मतलब कॉलिंग लेटर आता है कि आपको इस तारीख को ज्वाइन करना है या अपने इंटरव्यू के लिए आना है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। और वो फीलिंग ही अबव द, वो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग होती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी इस फीलिंग को एंजॉय कर पाएँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन विद द पैसेज, ठीक है। अभी हमें पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है। इसके वॉर के पीछे यूक्रेन शायद रशिया के मुकाबले का इतना बड़ा देश नहीं था, इतना मजबूत देश नहीं था कि इतना लंबे समय तक, 1 साल से ऊपर हो गया है, इतना लंबे समय तक वो इस वॉर को खींच पाता। बट क्योंकि रशिया को यूएस का और इसके एलाइज का साथ मिल रहा है, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है, बैक सपोर्ट मिल रहा है, तो इस वजह से ये वॉर आगे 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 खिंचता चला जा रहा है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि इंडिया है, इंडिया कोई भी प्लानिंग कर रहा है अपनी, तो उनके डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी, कहीं ना कहीं लिखी गई होंगी, वरना क्या पता चल रहा है कि हमने क्या प्लानिंग करी थी। एक मीटिंग हुई, मैंने कुछ बात कही, आपने कुछ बात कही, ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट टाइम मीटिंग हुई, मैं मुकर गई कि मैंने ऐसा बोला था, मैंने साफ मना कर दिया, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो हर चीज़ क्या होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है। अब यूएस की पेंटागन जो है, वो वहाँ का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, उसको बोला जाता है पेंटागन, ठीक है। एक पेंटागन शेप की बिल्डिंग है, उसके अंदर बेसिकली इस डिपार्टमेंट की सिचुएशन है, इसलिए उसको पेंटागन नाम दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से बहुत ही खुफिया इंफॉर्मेशन लीक हो गई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, ठीक है। और वो वेबसाइट्स पे जो इंफॉर्मेशन लीक हुई, उसने बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही क्रूशियल डेटा जो था यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, ठीक है, उसको उजागर कर दिया। यानी कि उसने काइव यानी कि यूक्रेन की जो राजधानी है, यानी कि यूक्रेन की सरकार की मंशा को जाहिर कर दिया कि वो रशियन इन्वेजन को किस तरीके से पुश बैक करना चाहते हैं, ठीक है, क्या उनकी प्लानिंग है, अगर प्लानिंग नहीं भी है अभी, तो वो कितने डिजायरिंग हैं, कितने डिटर्मिन्ड हैं इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। और ये जो टॉप सीक्रेट फाइल्स हैं, सबसे पहले डिस्कॉर्ड नाम की वेबसाइट पे और 4chan नाम की वेबसाइट पे रिलीज हुई थी मार्च के महीने में। अभी देखो अप्रैल चल रहा है, तो मार्च के महीने में रिलीज हुई थी, तो उसी का आगे जिक्र किया जा रहा है। तो इसमें अब क्या हुआ है, एक यूएस फेडरल अथॉरिटीज के जो एजेंट थे, जैक टिक्सेरा, 21 साल के, जो कि एयर नेशनल गार्ड के मेंबर हैं, उनको अरेस्ट किया गया है।
ओके, उनका अरेस्ट है जो इस आर्टिकल के लिए लिखने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। तो इस वजह से इन दो मेन वेबसाइट्स पे ये रिलीज़ हुआ था, और जिसने जो बाइडेन की सरकार के ऊपर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी खतरा, काफ़ी उनको बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया था, काफ़ी उनको परेशान कर दिया था, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलीज़ करी है यूएस और उसके साथियों के, जिनमें साउथ कोरिया, इज़राइल, अदर नेशंस ऑफ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड द असेसमेंट्स, ये सब शामिल हैं। और चाइना का जो एक साइबर अटैक की कैपेबिलिटी, चाइना का एक साइबर अटैक करने की कैपेबिलिटी का डेवलप करने का जो मसला है वो भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग क्या हुआ कि जो इनका जो लीकर थे, उनने जो रिपोर्ट्स यूएस मिलिट्री के यूक्रेन डिफेंस के बारे में लिखी, यूएस मिलिट्री की इंफॉर्मेशन दी कि जो यूक्रेन की जो एयर डिफेंस है वो फरवरी के महीने में, क्योंकि वहाँ पे मिसाइल की शॉर्टेज थी, तो वो बहुत ही बड़ी एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे, वल्नरेबल थे उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे रशिया एयर अटैक करता या कुछ भी ऐसा करता, तो यूएस एयर डिफेंस जो था वो इस काबिल नहीं था कि उसको निपट सके, ठीक है, उससे मुकाबला कर सके, ठीक है। ये भी उनने रिलीज कर दिया था। तो उसके अलावा उनने बहुत सारी और क्रूशियल इंफॉर्मेशन उजागर करी है यूक्रेन के बारे में, कि वो यूक्रेन किस तरीके से स्प्रिंग में एक काउंटर ऑफेंस, यानी कि एक फाइट यूक्रेन जो है करना चाह रहा है स्प्रिंग के टाइम पे, ठीक है, जिसमें वो रशियन फोर्सेस को एक चुनौती देगा या फिर एक अटैक के मुद्रा में आएगा 30 अप्रैल को, और जिसमें 12 यूक्रेनियन ब्रिगेड शामिल होंगी, ठीक है, ये उन्होंने कहा। हालांकि उनका जो भी ये भी प्रोपेगेंडा था कि किस मकसद से उन्होंने ये किया, वो सामने नहीं आया। मिस्टर टेक्सेरा का क्या मकसद था ये सब करने का, वो सामने नहीं आया। बट इसने एक चीज़ तो जाहिर कर दी कि दुनिया भर में जो बाइडेन है उनकी सरकार कितने बुरी तरीके से एक हंसी का मसला बन गई है, या फिर जो उनके पार्टनर्स हैं उनके बीच में उनकी इमेज कितनी खराब हो गई कि यूएस एक सीक्रेट जानकारी नहीं अपने अंदर गुप्त रख सकता। उनके इतने बुरे दिन आ गए कि उनके एजेंट्स जो हैं इतने खराब ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं कि वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन इतनी क्रूशियल जो है उजागर कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब वो एक बहुत बैड लाइट में आ चुके हैं, ओके। तो अब ऐसा नहीं है कि मिस्टर टेक्सेरा जो है वो कोई विसल ब्लोअर है, यानी कि ये पहली बार कुछ ऐसा कुछ हुआ है, पहली बार किसी ने इस तरीके की सिचुएशन जो है या इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक करी है। टेक्सेरा कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है। इससे पहले चेल्सी मैनिंग और एडवर्ड स्नोडेन का भी एक नाम आता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने किया है ये उसके कंपैरिजन में इतना, मतलब उसके साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसमें इनकी मॉरल क्लैरिटी के मतलब किस मकसद से इन्होंने किया है, क्या इनका कारण था ये करने का, वो कुछ साबित नहीं हुआ है। पैसों के लिए किया है, कोई पर्सनल रंजिश थी उसलिए किया है, या फिर वो उनको लग रहा था कि यूक्रेन के जो है रशिया सही है, रशिया के साथ में कुछ इनका पर्सनल सपोर्ट था, उस वजह से इन्होंने किया है। क्यों किया है वो अभी तक जाहिर नहीं हो पाया है। जबकि अगर हम कंपेयर करें मिस मैनिंग और मिस्टर स्नोडेन वाला केस, जो हमने ऊपर चेल्सी मैनिंग और एडवर्ड स्नोडेन का बात करी थी, तो उन केसेस की बात करें तो उन्होंने ये दुनिया के साथ में बातें जाहिर की थी, दुनिया के सामने इंफॉर्मेशन लीक की थी, क्योंकि उनको लगता था कि यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अति कर रखी है, ठीक है, और वो इसके ऊपर ह्यूमन राइट कॉन्वर्सेशंस लाना चाहते थे। जो भी उनने इंफॉर्मेशन लीक करी थी उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स के नज़र में वो बातें लाना चाहते थे कि वो लोग एक्टिव हों, वो लोग इसके ऊपर एक्शन लें। फॉरेन पॉलिसीज़ और प्राइवेसी जो है डिजिटल एज में, उन सब के वो सब मसले के ऊपर वो जो एक डिबेट चाहते थे, या फिर उनका ये मसला था कि ये सब चीज़ें दुनिया के सामने आए कि यूएस गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा गलत चीज़ें कर रही है, ठीक है। तो ये कोई विसल ब्लोअर नहीं किया उनने काम, कोई ऐसा काम नहीं किया जो पहली दफ़ा हुआ, ठीक है। तो इसी के ऊपर सारे पैसेज है। चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल जिस्ट ऑफ पैराग्राफ 1।
पैराग्राफ 1 में बेसिकली हमने जैक टेक्सेरा की अरेस्ट के बारे में जाना, ठीक है, कि उनकी अरेस्ट क्यों की गई, क्योंकि उन्हें क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन लीक करी। वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो थी ये वो यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर थी, ठीक है, जिसने उनके जो मंशा है वॉर को लेके उसको भी उजागर कर दिया। और यूएस और उनकी जो एलाइज हैं साउथ कोरिया, अफ्रीका, इन देशों के ऊपर भी उन्होंने एक लाइमलाइट ले आई कि ये लोग इनकी यूएस की किस तरीके से मदद कर रहे हैं, ठीक है। The arrest of Jack Teixeira for leaking classified Pentagon information has potentially undermined the war efforts in Ukraine, ठीक है, कि यूक्रेन में किस तरीके की प्लानिंग चल रही है, किस तरीके के वॉर के ऊपर अब वो लोग एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। डैमेज द रेपुटेशन ऑफ यूएस एंड इट्स एलाइज, कि यूएस और उसके सहयोगियों की उनने रेपुटेशन को दाग लगा दिया, धब्बा लगा दिया, धूमिल कर दिया, ठीक है। सही है ये। जैक टेक्सेरा इज अ विसल ब्लोअर, जबकि हमने पढ़ा ही इज नॉट अ विसल ब्लोअर, ठीक है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। द लीक्ड इंफॉर्मेशन रिवील्ड टॉप सीक्रेट फाइल्स ऑन डिस्कॉर्ड एंड फॉर्चून फोकसिंग सोनली ऑन यूक्रेन्स एयर डिफेंसेस। बोले केवल और केवल यूक्रेन के एयर डिफेंस के ऊपर थी वो फाइल्स जो थी, जबकि ऐसा नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर थी, ठीक है। The Pentagon leaks have led to policy dialogues and reforms that bring about greater transparency in US government actions and improve relationships with global partners। जबकि जो ये लीक हुआ है इसके बाद तो ये चीज़ हो गई कि ग्लोबल पार्टनर्स जो है उनकी नज़र में यूएस की छवि जो है वो धूमिल हो गई है, ठीक है, तो उसके साथ में रिलेशन सुधरे तो नहीं है, ना सुधरने का भी इमीडिएट कुछ इफेक्ट दिख रहा है। The 2023 Pentagon leaks solely focused on discrediting the Biden administration and its global partners। तो हमें अभी तक उसकी मंशा साफ नहीं हुई है, हालांकि उनने डिस्क्रेडिट कर दिया है, लेकिन उनका फोकस क्या था, किस मकसद से उन्होंने किया था, वो हमें साफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि वो सिर्फ उनको बदनाम करना चाह रहे थे, हो सकता है चाह रहे हो, लेकिन अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following statements is not true with respect to the passage? पैसेज के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है? Jack Teixeira was arrested for leaking classified information related to war efforts in Ukraine। सही है ये कि उन्होंने यूक्रेन के वॉर एफर्ट्स के रिलेटेड एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक की थी, ठीक है। The leaks included unflattering information about US allies and assessments of China's developing cyber attack capabilities, ठीक है, कि यूएस के एलाइज के बारे में भी कुछ ज़्यादा अच्छी जानकारी उन्होंने नहीं निकाली है, मतलब उनके बारे में भी कुछ गलत जानकारी या फिर अनप्लेजेंट जानकारी उनके बारे में निकाली है, ठीक है। इसके अलावा चाइना किस तरीके से साइबर अटैक की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर रहा है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो ये भी सही है। The leaked files were first shared on social media websites Discord and 4chan in March, ठीक है, ये भी Discord और 4chan में डिस्क्लोज की गई थी। The Pentagon leaks in 2023 led to introspection, policy dialogue and reforms to bring about greater transparency in US government actions। कि इस लीक के बाद में क्या हुआ कि अब यूएस गवर्नमेंट खुद ही अपने सारे चीज़ें जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हर एक देश जो है वो अपनी सीक्रेसी, अपनी कुछ ना कुछ नहीं, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है कि हम अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से प्लानिंग हमारी चल रही है आगे, वो सब चीज़ें सीक्रेट ही रखते हैं, उनको ट्रांसपेरेंटली उजागर नहीं किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जैक टेक्सेरा हैज़ बिन चार्ज्ड अंडर यूएस एस्पियोनेज एक्ट, ठीक है, तो ये भी सही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Which of the following statements cannot be inferred from the referred passage? The leaked classified information exposed sensitive data about Ukraine's war efforts against Russian invasion। ठीक है, कि यूक्रेन अब किस तरीके से रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट में अपना स्ट्रैटेजी बना रहा है, क्या कदम उठाने वाला है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीक की गई। The leaks revealed confidential information about US allies such as South Korea, Israel and other West Asian and African nations, जो कि सही है, इनके बारे में, इनके दोस्तों के बारे में बताया, ठीक है।
द लीक्स डिस्कस चाइनाज डेवलपिंग साइबर अटैक कैपेबिलिटीज, ये भी सही है कि चाइना किस तरीके से साइबर अटैक की कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहा है, उसके बारे में बताया। जैक टेक्सेराज लीक्स वर एथिकली मोटिवेटेड लाइक दोज ऑफ चेल्सी मैनिंग एंड एडवर्ड स्नोडाउन, जबकि बिल्कुल गलत है। उनकी जो ये लीक थी उसकी मंशा ही सामने नहीं आई है, अभी तक इंटेंशन ही क्लियर नहीं हो पाया कि किस मकसद से उनने किया था, ठीक है। तो कोई मोटिवेशन सामने नहीं आया है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू एग्जामिन हाउ जैक टेक्सेरा गॉट टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस टू हैंडल क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, जो कि सही है कि कैसे वो इस पद तक पहुंचे, इतनी आगे तक पहुंचे कि उनके पास टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस आ गया कि वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर सके, देख सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज। अच्छा, पैसेज में आपको कहीं भी ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव साइड दिखाई दे रही है कि कुछ भी पॉजिटिव हुआ हो? अच्छा, लीक हो गया तो गलत इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई, गलत इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई, यूएस की छवि धूमिल हो गई, ठीक है, हमने ये सब चीजें बता दी। तो ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, क्रिटिकल काफी हद तक है, ह्यूमरस, कोई मजाक कर रहे हैं वो इस बारे में, ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है, सिर्फ यूएस के लिए नहीं बल्कि यूएस के जो ये मसला हुआ है, ये जो इशू सामने आया है, इससे बाकी देशों को भी सीख लेने की जरूरत है कि घर का भेदी ही लंका ढाता है, ठीक है। हमारे बीच में भी हो सकता है, टॉप जो नॉच ऑफिसर्स हैं उनके बीच में ही कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए या फिर पर्सनल इंटेंशन से, पर्सनल मोटिव से, ठीक है, इस तरीके की कोई घटना कर सके, तो हमें भी सावधान होने की जरूरत है। तो ह्यूमर कहीं भी नहीं है, इसमें मजाक कहीं भी नहीं है, नॉस्टैल्जिया भी नहीं है और न्यूट्रल भी नहीं है, तो काफी ये क्रिटिकल है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से इसको कंडेम कर रहे हैं कि गलत हुआ, उनकी छवि धूमिल हो गई, उनकी फ्रेंड्स की, एलाइज की जो बैड रेपुटेशन बन गई, ठीक है, तो क्रिटिकल है काफी। What was the primary consequence of Jack Teixeira's leak of classified Pentagon information? क्या हुआ उसका नतीजा? उसका नतीजा यही हुआ कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई, जो बातें अंदर रहनी चाहिए थी, फैमिली के बीच में रहनी चाहिए थी, दोस्तों के बीच में रहनी चाहिए थी, वो दुनिया को पता है, ठीक है। हमारी क्या बोलते हमारे बच्चे के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, हम नहीं बताना चाहते थे सबको, लेकिन किसी फ्रेंड ने ही बता दिया और वो इस तरीके से बता दिया कि सब लोग आके मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, या फिर हम जो बड़ा अपने बच्चे के ऊपर गर्व करते थे वो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम तो इतना बनते थे कि तुम्हारा बच्चा इतना अच्छा है, इतना पढ़ता है, ये वो क्या नंबर आया उसके, है ना। तो वो क्या हो गया, हमारे सारा सेंसिटिव डेटा बाहर लीक हो गया। ओके, स्ट्रेंथन्ड यूएस रिलेशन विद इट्स एलाइज, कि यूएस के अब अपने दोस्तों के साथ में रिश्ते जो है और मजबूत हो जाएंगे, जबकि खराब हो जाएंगे। मेरी और आपकी कोई बात सीक्रेट थी, आपने मेरे को ट्रस्ट करके बताई थी, मैंने नहीं बताई, बट मेरे से किसी तरीके से वो बात बाहर लीक हो गई और सबको पता चल गई, तो आप क्या मेरे ऊपर दोबारा विश्वास करेंगे, या फिर आपका और मेरा रिश्ता कैसा रह जाएगा? आप तो मेरे को गंदा कुछ बुरा भला बोलेंगे, दोस्ती तोड़ देंगे, राइट। तो यहाँ पे मजबूत तो नहीं हुए रिश्ते। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन यूएस गवर्नमेंट, अब यूएस गवर्नमेंट में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई, जबकि और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लीक होना, मतलब अब जो टॉप नॉच अधिकारी हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाएं, उसके ऊपर और ज़्यादा कठोरता हो जाएगी, ठीक है, तो ये गलत है। एक्सपोज सेंसिटिव डेटा रिगार्डिंग द वॉर एफर्ट्स इन यूक्रेन, कि यूक्रेन में किस तरीके की युद्ध तैयारी चल रही है, उसके ऊपर सेंसिटिव डेटा उनने एक्सपोज कर दिया, जो कि बिल्कुल सही है। स्पार्क्ड कन्वर्सेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फॉरेन पॉलिसी, ये तो जो चेल्सी मैनिंग और स्नोडाउन वाला जो केस था उसके बारे में बात है कि उनका कुछ मोटिव था इस तरीके का, ठीक है, तो ये गलत है। हाईलाइटेड द एक्सेस ऑफ यूएस गवर्नमेंट, ये भी चेल्सी मैनिंग और स्नोडाउन वाले केस की बात हो रही है, तो ये भी गलत है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5 sentences P, Q, R, S and T are given below. You need to rearrange the sentences so that the 5 sentences can together form a meaningful paragraph. ठीक है, पैरा जंबल का क्वेश्चन है।
when it comes to giant publicity stunts you cannot go wrong with the woolly mammoth। ठीक है, जब बड़े बड़े पब्लिसिटी स्टंट्स की बात की जाए कि हाँ हमें इस तरीके से प्रचार करना है या प्रचार भी नहीं करना, जैसे हमने देखा है ना कि मूवीज़ वगैरह स्टार्ट करने के पहले उनके ऊपर कुछ ना कुछ बयानबाजी हो जाती है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है ना। अगर ऐसे बड़े बड़े पब्लिसिटी स्टंट्स करने हो, वूली मैमूथ, जो वूली मैमूथ क्या था, एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, राइट। तो वहाँ पे हम लोग अगर वूली मैमूथ के बारे में कुछ चीज़ कर रहे हैं कि हाँ, अगर सपोज को एक पिक्चर बनाई है, अब हमने उसमें पब्लिसिटी स्टंट क्या डाल दिया कि इस पिक्चर के दौरान में सचमुच में वूली मैमूथ को लाइव करने की कोशिश की गई, उसको वापस जिंदा करने की कोशिश की गई, या डीएनए चेंज करके उनको बनाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके का पब्लिसिटी स्टंट नहीं चल पाएगा, राइट, क्योंकि वूली मैमूथ की बात कर रहे हैं हम, एक एक्सटिंक्ट एनिमल को वापस लाइव लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सो बिलीव द अमेरिकन एक्सप्लोरर वेंडल फिलिप्स डॉज who organized the infamous 1951 annual dinner of। और ऐसा किसका मानना था? अमेरिकन एक्सप्लोरर का मानना था, जिनका नाम था वेंडल फिलिप्स डॉज, जिन्होंने 1951 का जो काफ़ी फेमस लेकिन गलत तरीके से फेमस हुआ एनुअल डिनर जो है उसके बारे में वो ऑर्गेनाइज किया था। द एक्सप्लोरर्स क्लब ऑफ द एक्सप्लोरर क्लब वेयर रिपोर्ट्स ऑफ द डे अनाउंस्ड द मीट ऑफ द वूली मैमूथ वाज सर्व्ड। कि उस दिन की जो खबरों के अनुसार ये कहा गया कि वूली मैमूथ का मीट उस दिन खिलाया गया था, सर्व किया गया था। सम गेस्ट later said that what they had eaten was actually the meat of the giant sloth और मेगाथ्रियम। तो बोल रहे हैं कि लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे गेस्ट थे उन्होंने ये बोला कि हमें बोला तो ये गया कि वूली मैमूथ का मीट था, या फिर खबरों में हो सकता है आया हो कि वूली मैमूथ का, जैसे होता है ना अफवाह उड़ जाती है कि वूली मैमूथ का मीट सर्व किया गया, लेकिन असल में जो उन्होंने कहा है वो किसी जायंट स्लॉथ का या मैगाथेरियम का मीट था, ठीक है, वूली मैमूथ का मीट नहीं था। ऑब्वियसली बात है 1951 में वूली मैमूथ नहीं थे, ठीक है, तो ये किसी ने अफवाह उड़ा दी होगी, हो सकता है। Research on the remains of the dinner done by the Yale University decades later, however, showed that no extinct Pleistocene giants were served that night। हो ही नहीं सकता, जो प्लिस्टेन एरा था वो कितनी सदी पहले था, तो 1951 में वो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। स्टोन एज की बात कर रहे हैं हम, उस दौरान का 1951 से कितना दूर, मतलब करोड़ों करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं, हाँ, तो कैसे हो सकता है पॉसिबल? तो बोल रहे कि रिसर्च में जो उस दिन के डिनर की जो बाकी बचे हुए अवशेष थे या थोड़ा बहुत बचा खाना था, उसका अगर सदियों 10 सालों बाद भी येल यूनिवर्सिटी में जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि उस दिन कोई भी इस तरीके का जायंट नहीं सर्व, एक्सटिंक्ट एनिमल नहीं सर्व किया गया था। What the dinner guest had chowed down on was a green sea turtle। जो डिनर गेस्ट ने खाया था वो क्या था? एक ग्रीन सी टर्टल था। एंड एग्जॉटिक मीट बाय मोस्ट स्टैंडर्ड, जो कि काफ़ी एक एग्जॉटिक है, मतलब एग्जॉटिक मतलब काफ़ी लग्जूरियस एक मीट है, बड़े सारे स्टैंडर्ड्स में, बड़ी सारी कंट्रीज में काफ़ी लग्जूरियस है, बट फार फ्रॉम अ हेडलाइन ग्रैबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई हेडलाइन बनाई जा सके, ठीक है, हेडलाइन बननी चाहिए थी या बनाई जा सके, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे सी टर्टल मीट मिलता है, ठीक है, हालांकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है या फिर काफ़ी लग्जूरियस है माना जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर में कोई खबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा स्टेटमेंट है कि जब हम जायंट पब्लिसिटी स्टंट्स की बात करें तो हम वूली मैमूथ के बारे में कुछ भी अफवाह नहीं उड़ा सकते, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किसका मानना था? वेंडी। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो कंटिन्यूएशन में ही चल रही हैं, यानी कि पी, क्यू, आर, एस और टी, ठीक है, सेम चलेंगी। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the first sentence? तो फर्स्ट सेंटेंस ऑब्वियसली P हुआ, राइट, P कहाँ है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ये PQRST में चल रहा है सीक्वेंस में। तो सेकंड क्या होगा?
क्यू होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड होगा आर, राइट, आर है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्थ होगा एस, एस है, कहाँ एस, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगेन जम्बल्ड सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को मिला के एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। ठीक है, अ स्कीम दैट ran between 2020 to April 2020 to December 2020 except for a short period in between and provided additional allocation of food grains। एक स्कीम चली कब से कब तक, अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में, हालांकि काफ़ी छोटी टर्म थी। ठीक है, इसने क्या किया, एडिशनल एलोकेशन किया फूड ग्रेन्स का, यानी कि कुछ लोगों को और ज़्यादा फूड ग्रेन्स बांटे गए। तो ये हो सकता है कि उस तरह टाइम की बात की जा रही है जब कोविड की सिचुएशन चल रही थी। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, सरकार ने ये फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को वो और नहीं चलाएगी। राइस और व्हीट फ्रॉम द सेंट्रल पूल एट 5 kilograms a month फ्री ऑफ कॉस्ट टू बेनिफिशरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसमें क्या किया जा रहा था कि राइस या व्हीट जो है वो 5 किलोग्राम सेंटर के 5 किलोग्राम पर मंथ के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा था, जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में लोग आते हैं, बेनिफिशरीज आते हैं उनको। ठीक है, PMGKY absorbed the shock of the pandemic for the extreme poor। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसने जो पेंडेमिक का जो खतरा था, जो भार था, वो सारा का सारा खुद वहन कर लिया। कैसे? क्योंकि उस टाइम पे 15-15 किलो चावल एक परिवार को, 20-20 किलो अनाज एक परिवार को दिया जा रहा था। ठीक है, जो गरीब रेखा के नीचे या फिर ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में जो परिवार आते हैं उनको। ठीक है, तो उसी के बारे में ये कि उनने ज़्यादातर तो उनका बोझ अपने ऊपर वहन कर लिया। ऑल्सो ब्रॉट इन पॉलिटिकल डिविडेंड्स फॉर द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी इन मैनी स्टेट्स दैट हैड इलेक्शंस दिस ईयर। तो इसने पॉलिटिकल डिविडेंड्स भी लाए भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ पे इलेक्शन हुए इस साल में उनके लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश इन पर्टिकुलर, खास तौर पे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे इस पैसेज को। देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है सेंटेंस, उसको देखो। यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY का पहली दफा इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, विद पूरा फुल नेम। यहाँ पे भी इसकी बात की गई है बट शॉर्ट फॉर्म, यानी कि पहले इसको एक्सप्लेन किया गया होगा तभी यहाँ पर आएगा। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही वाली है। ठीक है, अब हमें इसको एडजस्ट करना है सही सीक्वेंस में। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड, ये फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट होगी बी। ठीक है, बी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। क्यों नहीं एक्सटेंड करना है इसको? क्योंकि ये क्या है, ये एक स्कीम है जो अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, और इसके अंदर में एंड प्रोवाइडेड एडिशनल एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स दैट इज, कौन कौन से फूड ग्रेन्स के लिए? राइस और व्हीट। ठीक है, आगे का सेंटेंस को इसको ये यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है राइस और व्हीट पे, राइट। तो BAC ये हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट आएगा, वो PMGKY एब्जॉर्ब द शॉक, एब्जॉर्ब द शॉक डी आ जाएगा फिर, ऑफ पेंडेमिक फॉर एक्सट्रीम पुअर। ठीक है, पेंडेमिक का शॉक उन्होंने वहन करा, सबसे गरीब लोगों के लिए भी ई आ जाएगा। द रूलिंग डिविडेंड्स फॉर, अब ये पॉलिटिकली किन के लिए सही रहा? भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, EF, यानी कि ये सीक्वेंस में ही है। BAC DEF ये हमारा सीक्वेंस आएगा। ठीक है, BAC DEFG। ठीक है, तो ये ऑप्शन C इज करेक्ट। यहाँ पे हमें बताना है कि कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशंस, अब आप देखो यहीं तक के आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एरर है। पॉपुलेशन जो वर्ड है,
पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है? अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, ये प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसको और ज्यादा आप कितना प्लूरल बनाएंगे? एस यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इस एस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप में कि ज़्यादातर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अभी भी गांव के या रूरल एरियाज़ में रहती है, इसलिए एग्रीकल्चर का जो इंडियन इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। गांव में तो इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं होता ना, इंडस्ट्रियल सेटअप तो शहरों में होता है, फैक्ट्रीज तो शहरों में लगती हैं, तो गांव में वो लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, और इसीलिए वो हमारी इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, तो पॉपुलेशन यानी कि ए पार्ट में एरर है। कैथरीन्स ग्रैंडफादर ऑलवेज लॉस्ट हिज बैलेंस व्हाइल वॉकिंग एंड वुड बी फाउंड फॉलन ऑन द रोड। अब देखो, कैथरीन के पापा हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो चलते चलते अपना बैलेंस खो देते थे और कहीं भी गिरे हुए मिलते थे, ठीक है, तो वुड बी फाउंड की बजाय यहां पर होगा एंड वॉज फाउंड, फॉलन, वॉज फाउंड फॉलन, ठीक है, यानी कि रोड पे गिरे हुए मिले हमें, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ता था, इसलिए वो एक दिन हमें क्या हुआ? रोड पे गिरे हुए मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है। India's tiger population in 2022 was at least 3,167 cats, according to the result of quadrennial census of the tiger population। यानी कि जो 4 साल में एक बार होने वाला सेंसस है टाइगर पॉपुलेशन का, उसके अनुसार 2022 में इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो 3,167 तो थी ही थी, ठीक है, कम से कम इतनी तो थी। द प्रीवियस सच एक्सरसाइज, इससे पिछली कब हुई थी? 2018 में, ठीक है, और जब ये नंबर कितना था? 2,967। There is a fair chance that 2022 numbers may be revised upwards as a full analysis of the census numbers remains to be done। बोल रहे कि ये चांस है, इस चीज़ की भारी संभावना है कि 2022 के जो नंबर हैं वो और बढ़ेंगे जब फुल एनालिसिस किया जाएगा इन सेंसस नंबर्स का, ठीक है, यानी कि अभी ये सिर्फ कि मोटे तौर पे किए गए, अब कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, कोई रिपीट हुआ है कोई रिपीट नहीं हुआ है, कोई हो सकता है काउंट ना कर पाए हो। अब ऐसा तो है नहीं कि टाइगर किसी घर में बैठे हो वहाँ पे हम नॉक करेंगे, हाँ जी बताइए आपकी कितनी पॉपुलेशन है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो वो किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट करा, तो उसमें हो सकता है कि नंबर और बढ़ जाए, ठीक है। बीइंग द 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, 50वें साल में चल रहे हैं हम प्रोजेक्ट टाइगर के। इट इज नोटेबल दैट द गवर्नमेंट्स सिंस 1973 have consistently devoted attention to ensuring that tigers generally vulnerable to environmental degradation and dash in several countries। तो बोल रहे हैं कि इंडिया में, अब इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें साल में चल रहा है, और ये बड़ा ही नोट करने वाली बात है, बड़ी ही एक अच्छी नोटेबल पॉइंट है कि सरकार 1973 में जब ये स्टार्ट हुआ था उसके बाद से सभी सरकारों ने कंसिस्टेंटली लगातार इस तरफ अपना डिवोशन दिया है, ठीक है, उनने इस तरफ लगातार काम किया है, जिसमें ये मेक श्योर किया गया कि टाइगर्स खास तौर पे जो वनरेबल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से एंड डैश इन सेवरल कंट्रीज कंटिन्यू टू पॉपुलेट इंडियाज फॉरेस्ट, यानी कि इंडिया के जंगलों में वो अच्छी तरह से पॉपुलेट करें, प्रजनन उनका चलता रहे, ठीक है, वो आगे से आगे उनके सबलिन मतलब ऑफस्प्रिंग्स में बढ़ोतरी होती रहे, फैमिली उनकी बढ़ती रहे। Being able to ensure an increase in tiger numbers without relying on fenced reserves and by engaging the participation of forest dwelling communities in conservation are, तो बोल रहे हैं कि हम क्योंकि ये हम सुनिश्चित कर पाए कि टाइगर के नंबर जो है बढ़े ज़्यादा, और हमने ज़्यादा अपने जंगलों की फेंसिंग वेंसिंग नहीं करी हुई, ठीक है, और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं,
उनका सहयोग रहा, उनका साथ रहा कि इन टाइगर्स को बचाया गया, इनको कंजर्व किया गया। ठीक है, कंजर्वेशन आर डैश ट्रेट्स ऑफ इंडियाज बिग कैट कंजर्वेशन अप्रोच। हाउएवर this does not mean that tiger numbers are dash to grow in perpetuity, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो टाइगर्स हैं उनका नंबर हमेशा ही परपेचुएट में, मतलब हमेशा लगातार निरंतर अंत तक उनका नंबर बढ़ता ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट warns that all of India's 5 main tiger zones, while largely stable, बोल रहे कि स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट ने ये भी हमें इशारा किया है, हमें इस बात के लिए भी सावधान किया है कि जो इंडिया के 5 मेजर टाइगर जोन्स हैं वो हालांकि अभी तो लार्जली स्टेबल है, लेकिन फेस चैलेंजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ टाइगर। तो बोल रहे लेकिन वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है लगातार, ठीक है, यानी कि पेड़ों की कटाई भी चल रही है, जंगल खत्म किए जा रहे हैं, और इस वजह से टाइगर्स की क्या पॉपुलेशन में कमी आ सकती है या आ रही है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स व्हाइल वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स स्पॉट्स ग्लोबली ऑल्सो होस्ट सम ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलस टाइगर रिजर्व्स। तो जो वेस्टर्न घाट्स है हालांकि वो जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ग्लोबली सबसे अच्छा स्पॉट है। ठीक है, बायोडाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे विविधता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर टाइगर जो रिजर्व्स हैं वो भी वहीं पर हैं। 2018 में इन 2018 8071 यूनिक टाइगर्स वर फोटोग्राफ्ड। 8071 एकदम नए तरीके के नए टाइगर्स फोटोग्राफ किए गए थे, बट दिस टाइम ओनली 824 वर कैप्चर्ड, और पर इस साल 2022 में सिर्फ 824 ही मिले हैं नए। ठीक है, ओवर द ईयर्स देयर इज एन इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स आउटसाइड प्रोटेक्टेड रिजर्व्स। हालांकि कुछ सालों से हमने ये देखा है कि प्रोटेक्टेड एरियाज से बाहर भी टाइगर्स की प्रेजेंस मिलती है, टाइगर्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि गिर के जंगलों में ही शेर घूम रहे हैं, वो किसी और जंगल में, वो उनकी लिमिट थोड़ी है कि उन्हें इतने एरिया में ही रहना है, ये गिर का जंगल है तो इसके अंदर ही रहना है, वो तो दूसरे जंगल में भी जा सकते हैं, है ना, उनको कोई बंदिश थोड़ी है कि आपने इसमें ही रहना है। और वैसे भी हमने फेंसिंग भी नहीं कर रखी, हमने फेंस से प्रोटेक्ट भी नहीं कर रखा, जब कोई हमने ऊपर पड़ा भी था। हाउएवर इन केस ऑफ वेस्टर्न घाट्स हाउएवर दीज नंबर्स आर ऑन द डिक्लाइन। हालांकि वेस्टर्न घाट्स में ये नंबर जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, विद ओनली पॉपुलेशन विद इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेबल द रिपोर्ट से। और जो सिर्फ केवल स्टेबिलिटी कहाँ है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उन्हीं के अंदर टाइगर्स जो है वो स्टेबल है, उनकी पॉपुलेशन स्टेबल है। फ्रॉम 9 टाइगर रिजर्व्स इन 1973 टू 53 टुडे। 1973 में जब शुरुआत हुई थी तब केवल 9 टाइगर रिजर्व्स थी, आज की डेट में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। द इंक्रीज इन नंबर्स हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड टू ऑल ऑफ दीज रिजर्व्स। और ऐसा नहीं है कि ये जो इंक्रीज नंबर है सभी जो रिजर्व्स हैं उनके लिए अच्छा, बिकमिंग सूटेबल हैबिटेट्स फॉर, ऐसा नहीं कि उनके लिए अच्छा नतीजा सामने है, और ऐसा नहीं है कि वो सभी के सभी सूटेबल हैं टाइगर्स के लिए। ठीक है, सीरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड टू हेल्प, फॉर इंस्टेंस टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स और ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, खास तौर पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हेयर फेस वेरियस हार्वेस्टिंग। अच्छा ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्शन वाला है, इसमें हमें ना करेक्शन करना है कि ए की जगह या तो सी आएगा या बी आएगा या डी आएगा। ठीक है, इंटरचेंज होंगे वर्ड्स, तो इस पोर्शन को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। बीइंग द 50th ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर, इट इज नोटेबल दैट गवर्नमेंट सिंस 1973, ठीक है, क्या करें 1973 से उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया है, एंड डैश इन सेवरल कंट्रीज कंटिन्यू टू पॉपुलेट इंडियाज फॉरेस्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि कुछ अलग, डिफरेंट, है ना, दूसरों के मुकाबले में कुछ डिफरेंट है। ओके, इसके बाद है विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी वायलेंट।
एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुकी है कोई प्रजाति, है ना, होता है ना एनिमल की कुछ प्रजातियां, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वूली मैमोथ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब मजबूती से अपनी जगह खड़ा रहा या फिर अनडैमेज्ड रहा, ओके, तो उसको बोलते हैं इंटैक्ट। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन एंड एक्सटिंक्ट इन सेवरल कंट्रीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से वल्नरेबल हुआ और कुछ देशों में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो ऑप्शन 3 एक्सटिंक्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। Being able to ensure an increase in tiger numbers without relying on fenced reserves and by engaging the participation of forest dwelling communities in the conservation and dash traits of India's big cat conservation approach. Deficient, deficient मतलब किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। Distinct जो हमने पहले भी पता, different होना। Prudent, प्रूडेंट मतलब होता है कि आप किसी तरीके से बहुत वाइज या सेंसिबल हैं। और ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब होता है कम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा जो इसकी कौन सी ट्रेट्स होंगी, काफ़ी डिस्टिंक्ट इसकी ट्रेट्स होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। However, these does not mean that tiger numbers are dashed to grow in perpetuity. तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ये समझ लिया जाए कि टाइगर नंबर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से या सस्टेनेबल तरीके से परपेचुइटी फ्यूचर में भी ग्रो करेंगे, ठीक है। सस्टेन्ड, सस्टेन मतलब होता है कि सपोर्ट, है ना, मेंटेन। ऑर्डेन्ड, ऑर्डेन मतलब होता है ऑर्डर या कमांड या डिक्री, ठीक है। मेंटेन, मेंटेन मतलब पता ही है कि कुछ चीज़ बना के रखना, अपहोल्ड करना। थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड मतलब डराना, धमकी देना, वार्निंग देना, टेरराइज करना, ओके। तो यहाँ पे आएगा ऑर्डेन्ड, ठीक है। ऑर्डेन्ड आएगा कि किस ऑर्डर में, किस नंबर में वो बढ़ता है। सो ऑर्डेन्ड ऑप्शन बी इज करेक्ट। The status of tiger report warns that all of India's 5 major tiger zones, while largely stable, face challenges of deforestation and loss of tiger. अब डिफॉरेस्टेशन होएगा तो टाइगर का क्या खत्म हो जाएगा, उनका रहन सहन वाला इलाका खत्म हो जाएगा, रहने वाला इलाका खत्म हो जाएगा। तो यानी कि उनका हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वो तो उनका नेचुरल होम जो है, इकोसिस्टम जो है, एनवायरनमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। एडवेंट, एडवेंट मतलब आगमन, इसका अराइवल। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मतलब होता है एरिया, रीजन। कंटेस्ट, कंटेस्ट मतलब होता है कि आप किस तरीके से कुछ कंपटीशन कर रहे हैं, राइट। कंटेस्ट मतलब कुछ कंपटीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हैबिटेट इज करेक्ट, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन देखना है। देयर इज अ फेयर चांस that the 2022 numbers may be revised upwards as a full analysis of the census numbers remain to be doing. तो बोल रहे हैं कि क्योंकि हो सकता है कि इसका भी नंबर बढ़ जाए, जो 2022 के टाइगर के नंबर्स हैं उनकी संख्या और बढ़ के आए सामने, बिकॉज अभी तक ये जो सेंसस है इसकी पूरी की पूरी गणना करना बाकी है, यानी कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन होना भी बाकी है। तो रिमेन्स टू बी डूइंग और रिमेन्स टू बी डन, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में एरर है, रिमेन्स टू बी डन, कंप्लीट करना भी बाकी है, कंप्लीट होना इसको बाकी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी में एरर है। परपेचुइटी, और फिर तीनों सेंटेंस में देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो परपेचुइटी का अच्छे से मतलब बता रहा है। अब परपेचुइटी का मतलब होता है लंबे समय तक या फिर फ्यूचर में चले रहना, या फिर इटर्निटी तक कैसा चलेगा, फॉरएवर तक कैसा चलेगा। वाइल्ड लाइफ एरियाज हैव टू बी मेंटेन्ड इन परपेचुइटी। वाइल्ड लाइफ एरियाज जो है वो अनंत काल तक या फिर लंबे समय तक बना के रखने पड़ेंगे हमें। देखो, वाइल्ड लाइफ एरियाज नहीं होना मतलब बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। इनफैक्ट हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। एन आर्काइव्स पर्पस इज द स्टोरेज ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन परपेचुइटी। आर्काइव्स जो होती हैं, गैलरीज जो होती हैं, उनका क्या मकसद होता है? उनका मकसद यही होता है कि आर्टिफैक्ट्स जो भी हैं उनको, यानी कि आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे
बड़ी बारीक नक्काशी है या कुछ आर्ट है इस तरीके की जो अब नहीं मिलती, तो ऐसे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको इटर्निटी तक फॉरएवर के लिए उनको स्टोर करके रखें, संभाल के रखें. नीदर डू दे ऑब्जेक्ट टू द कैरियन लविंग रेवन as the soul in this case is also absorbed by the bird and provided for in perpetuity. ठीक है, यानी कि वो कैरन लविंग रेवन के लिए मना नहीं कर रहे, क्योंकि इस केस में जो उनकी आत्मा है वो उस बर्ड, रेवन बर्ड के अंदर है और इसलिए वो अनंत काल तक रहेगी. ठीक है, तो तीनों चीज़ें सही समझा रही हैं, तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो इसका मीनिंग बता पा रहे. ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 ऑल, option D is correct. Wildlife habitats here face various harvesting that include habitat encroachment, hunting, conflicts with humans, unregulated cattle grazing, excessive threats. तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो हैं वो यहाँ पे थ्रेट फेस कर रही हैं, वेरियस थ्रेट्स. ठीक है, THREATS, that include habitat encroachment, hunting, conflicts with human, unregulated cattle grazing, excessive harvesting. ठीक है, तो ए की जगह पे आएगा डी और डी की जगह पे ए की जगह पे डी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इंडिया इज बीसेट डैश मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज. तो इंडिया बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है. बीसेट विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है बहुत सारी परेशानियों से जूझना. ठीक है, बहुत मुश्किल दौर से गुजरना. ओके, तो ये हो अपना 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब ये जो हमने आज आर्टिकल पढ़ा है फर्स्ट में, यूएस डॉक्यूमेंट लीक वाला, इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन अगर आपको सुनना है तो आपको ऑडियो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं. इसके अलावा पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी. ओके, और आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है. ठीक है, और आपकी सारी पढ़ाई जो है वो आपके फ़ोन के एक्सेस के ऊपर 1 क्लिक अवे, आपके फ़ोन से 1 क्लिक अवे आपकी सारे पढ़ाई का कंटेंट आपको मिल जाएगा. ओके, सो अगर थैंक यू सो मच. अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर, और अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.